गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 जनवरी के करंट अफेयर्स और इस वीडियो के एंड में मैं 5 MCQs पूछूंगा। आपको अटेम्प्ट करना है और अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। IUC का फुल फॉर्म क्या है, जो अभी हाल ही में खबरों में था। IUC अभी न्यूज़ पे क्यों था? क्योंकि IUC के अंदर जो चार्जेस लगता था, जो भी ऑपरेटर है, जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क से अगर दूसरे नेटवर्क में, मान लीजिए ये जियो का नेटवर्क है और ये एयरटेल या फिर वोडाफोन का नेटवर्क है, तो अगर एक नेटवर्क से अगर दूसरे नेटवर्क में कॉल जाता था, मान लीजिए जियो के द्वारा कॉल किया जा रहा है, तो जियो को था कितना 6 पैसे प्रति मिनट। लेकिन 1 जनवरी 2021 से ये चार्जेस अब एबॉलिश कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। तो IUC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। नेक्स्ट सवाल था नवरिथि, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, यह किस क्षेत्र से जुड़ा एक प्रमाणन पाठ्यक्रम? तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत के अंतर्गत शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नवरिथि नाम का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया गया है और इस कोर्स के माध्यम से एक पुस्तक को पाठन सामग्री के रूप में विमोचन किया गया है, जिसमें GHTC इंडिया के अंतर्गत जितने भी चयनित नवीन तकनीक हैं उनका पूरा विवरण है। और ये जो कोर्स है ये आर्किटेक्ट्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, बिल्डिंग प्रोफेशनल्स के लिए, इन सारे को विश्व स्तर पर उपयोग की जा रही नवीनतम रिसोर्स एफिशिएंट और इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली के बारे में जानकारी प्रदान करना होगा। इसका जो उद्देश्य है ये आत्मनिर्भर भारत की ओर है। तो नवरिथि, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, यह कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। माइकल कॉन्डो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस पेशे से जुड़े हुए थे? राजनेता, खिलाड़ी, लेखक या संगीतकार? तो ये एक हॉकी के प्लेयर थे। हॉकी के प्लेयर थे और ये इंडियन थे, इनके नाम समझ जाइएगा। ये भारतीय हॉकी टीम के लिए खेलते थे और 1975 में भारत ने कुल एक ही बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, वो जीता है 1975 में, और 1975 विश्व हॉकी टीम का ये हिस्सा थे। इनकी 73 साल की आयु में निधन हो गया। तो इनका जो संबंध है ये हॉकी से है। किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया है? तो पूरे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स को लॉन्च किया है। सोमा मंडल को किस सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पहले जो सेल के चेयरमैन थे वो थे अनिल कुमार चौधरी, इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है और अब जो चेयरमैन बने हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है सोमा मंडल और ये बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उड़ीसा राज्य से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में भारतीय प्रबंधन संस्थान, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर में स्थायी परिसर के लिए आधारशिला रखी है। यह संस्थान 5 साल से अधिक समय से एक अस्थायी परिसर में काम कर रहा था, मतलब कि 5 साल से इसका कोई परमानेंट कैंपस नहीं था, लेकिन अब इसका एक परमानेंट कैंपस बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, इसकी एक आधारशिला रखी है। अब उड़ीसा राज्य से आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। उड़ीसा राज्य में जब नई फसल होती है तो वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है, वो है नुआखाई त्यौहार। यह दूसरा है उत्कल दिवस, यह हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस क्या है? उड़ीसा का फॉर्मेशन डे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है वह स्वतंत्र राज्य बन गया था। पहले ब्रिटिश के समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें बिहार राज्य भी आता था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को राज्य स्वतंत्र हो गया और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है। गरिमा नामक नई योजना की भी शुरुआत हुई है। मिशन 0F शुरू हुआ है, मतलब कि किसी भी विद्यार्थी को अब फेल नहीं किया जाएगा। ये है मिशन 0F। यहाँ पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक यहाँ पे उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा के जो CM हैं उनका नाम है नवीन पटनायक और जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का उद्घाटन किया है। यह पुलिस ड्रग्स पर आधारित है।
नवंबर 2020 में एक विशेष पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई है। यह द्विवार्षिक पत्रिका अप्रैल और अक्टूबर में हिंदी और अंग्रेजी में खंडों में जारी किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि K9 जर्नल जिसे हाल ही में जारी किया गया है, यह पुलिसिंग से संबंधित। और अमित शाह अभी एक और बात के लिए न्यूज़ में थे, क्योंकि ये अभी एक समिति के अध्यक्ष बना गए हैं। कौन सी समिति के? 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार सेल बनाया है, मतलब कि ह्यूमन राइट सेल बनाया है, और इसका जो उद्देश्य होगा वो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता, मतलब कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रदान करना होगा। मेजर जनरल गौतम चौहान जो होंगे इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार लिए हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ मतलब कि सेल बनाया है, तो वो है भारतीय सेना, मतलब कि इंडियन आर्मी। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। और अगर आपसे पूछा जाए नौसेना के प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है एडमायरल करमबीर सिंह। और वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया। और अगर CDS के प्रमुख पूछा जाए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के, तो ये है जनरल बिपिन रावत। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य वन विभाग द्वारा वार्षिक वाटर बर्ड जनगणना की जाएगी। किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। और इसके लिए शामिल क्षेत्रों में कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, गोदावरी मुहाना के पास का क्षेत्र और कोल्लेरू झील, अटपका पक्षी अभयारण्य और कृष्णा मुहाना में कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य शामिल है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो इस एनुअल वाटर बर्ड और याद रखिएगा कि अभी FSI की रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, और इसमें मध्य प्रदेश जो राज्य है, दिस स्टेट इज हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो वो है मिजोरम। आसाम राज्य का केवल एक ही रामसार स्थल है, उसको हम लोग कहते हैं दीपोर बिल। इसे रामसार स्थल का दर्जा जो है वो 2002 में दिया गया था। जिला अधिकारियों ने इस स्थल पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो याद रखिएगा आसाम राज्य का केवल एक रामसार स्थल है, वो है दीपोर बिल। और अभी हाल ही में आसाम गवर्नमेंट ने एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च की थी जिसका नाम था प्रज्ञा। और आसाम के अंदर आप दो योजनाओं को ध्यान में रखिएगा, एक है अरुणोदय और दूसरा है धन्वंतरी योजना। और भारत का जो पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बना है वो भी बना है आसाम राज्य के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ADB जो है इसका जो मुख्यालय है ये फिलीपींस मनीला के अंदर है। इसने भारत के साथ एक समझौता किया है कि 120 मेगावाट पन बिजली संयंत्र का निर्माण करने के लिए असम में बिजली उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए 231 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है। किसको? असम में बिजली उत्पादन के क्षमता में सुधार करने के लिए। और ADB ने ही 10 मिलियन US डॉलर भारत को लोन दिया है। किसके लिए? हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय विस्तार करने के लिए 10 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अब बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करें। तो 231 मिलियन US डॉलर असम को, 10 मिलियन US डॉलर हिमाचल प्रदेश को और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो ऋण प्रदान करेगा। बिहार के लखीसराय जिले की लाल पहाड़ी पर गंगा घाटी का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ पाया गया है। तो पहला पहाड़ी बौद्ध मठ कहाँ पाया गया है? यह बिहार के लखीसराय जिले के अंदर पाया गया है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित पहला मठ है और यह बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी और विश्व भारती विश्वविद्यालय
पश्चिम बंगाल के संयुक्त सहयोग के दौरान खोजा गया था। और बिहार से याद रखिएगा कि पूरे देश भर में जो पहला ग्रीन बजट पेश किया गया था वह बिहार के अंदर पेश किया गया था, ग्रीन बजट। और ग्रीन बजट का ही एक महत्वपूर्ण अंश है जिसे हम लोग कहते हैं जल जीवन हरियाली मिशन। तो अभी हाल ही में टोटल 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बर्ड फ्लू के केस को कंफर्म किया है। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है केरला और चौथा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पौंग अभ्यारण्य में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। और हाल ही में यह पाया गया है कि उन पक्षियों में से कई बर्ड फ्लू से संक्रमित थे। बर्ड फ्लू को टोटल अभी 4 स्टेट ने कंफर्म किया है। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा केरला और चौथा हिमाचल प्रदेश। बंदरगाह शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय चुनिंदा मार्गों पर सी प्लेन सेवा शुरू करने जा रहा है। इसे सागरमाला सी प्लेन सेवा कहा जाता है। इसे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड मतलब कि SDCL नाम का एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। याद रखिएगा कि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, यह बंदरगाह शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के तहत काम करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस जांच और चेकबुक रिकास्ट और डेबिट कार्ड ब्लॉक करना शामिल है। तो याद रखिएगा, जो व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है। इस बिल के तहत अमेरिकन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा पाकिस्तान में उच्च स्तर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी, 50% स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। और याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने मलाला डे जो है उसे जुलाई को, और मलाला यूसुफजई को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। कब? 2014 में। मलाला डे ऑन 12 जुलाई और नोबल पीस प्राइज मलाला यूसुफजई को मिला है 2014 के अंदर। केंद्रीय औषध और मानक नियंत्रण संगठन मतलब कि CDSCO की समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन जो पहला टीका पड़ेगा वो पड़ेगा कोविशील्ड का। कोवैक्सीन को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा इन टीकों को शुरुआत में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो कोवैक्सीन है जिसे भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है, यह भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। भारत बायोटेक। मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला मतलब कि CSIR NPL नई दिल्ली द्वारा किया गया है। यह शोध संगठन अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस सम्मेलन का जो विषय है वह है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। इसका उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस शोध निकाय ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया है, तो सही आंसर होगा CSIR ने। दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा CCTV कवरेज है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 130 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में CCTV कैमरों की व्यापकता दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में CCTV निगरानी का सबसे अधिक घनत्व, सबसे जो ज़्यादा डेंसिटी है वो चाइना और भारत में है। तो याद रखिएगा, दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में अधिकतम CCTV कवरेज है। भारत के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब कि FSSAI ने 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड मात्रा को 3% है। यह सीमा 2022 के लिए 2% तय की गई है।
ट्रांस फैट से दिल के दौरे और कोरोनरी हृदय रोग से मौत का खतरा बढ़ जाता है। WHO ने अपनी सभी सदस्यों को 2023 तक ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए कहा है। तो सवाल पूछा जाए कि 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई सीमा जो है वो कितनी है, तो वो होगी 3%। 3%। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL द्वारा अपनाई गई एक नई सामुदायिक मदद पहल है। तो इस पहल का नाम क्या है? प्रयास। इस योजना के तहत IOCL दिल्ली कार्यालय के कर्मचारी कंबल और आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए IOCL के ईंधन स्टेशनों के पास स्थित रेन बसेरों का दौरा करेंगे। ये रेन बसेरे दिल्ली सरकार और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा समाज के कमजोर वर्ग की मदद के लिए चलाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारत की किस PSU ने प्रयास नामक नई पहल अपनाई है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के द्वारा यह पहल अपनाई गई है, प्रयास। तो अभी हाल ही में जापानी शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष के कचरे को खत्म करने के लिए लकड़ी सामग्री का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। जापान के अंतरिक्ष शोधकर्ता अंतरिक्ष के कचरे को कम करने के लिए लकड़ी के घटकों का उपयोग करने की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अंतरिक्ष मिशन में लकड़ी के घटकों का उपयोग करने से पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान लकड़ी के घटक जल जाएंगे, जिस कारण अंतरिक्ष में कचरा नहीं फैलेगा। इस संबंध में सुमितोमो फॉरेस्ट्री, जो कि 400 साल पुरानी जापानी वुड वर्किंग कंपनी है, इसने प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए क्योटो विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा, जापानी शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष से कचरा साफ करने के लिए लकड़ी का उपयोग किया है, वुड। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया है कि वह यूरेनियम को 20% समृद्ध करने की योजना बना रहा है, जो 2015 के समझौते से पहले हासिल किया गया था। अमेरिका द्वारा समझौते से हटने और ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के जवाब में ईरान 2019 से IAEA के साथ 2015 के सौदों को लगातार उल्लंघन कर रहा है। तो याद रखिएगा, ईरान ने यूरेनियम को 20% तक समृद्ध करने की अपनी योजना की घोषणा की है। ईरान। ब्रिटेन ने महिलाओं के सैनिटरी उत्पादों पर कर को समाप्त कर दिया है। जो सैनिटरी के जो प्रोडक्शन है, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते थे उसको एबॉलिश कर दिया गया है और इन टैक्सेस को टेम्पोन टैक्स कहा जाता था, जिसे देश में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और बोरिस जॉनसन और इंडिया में इस साल 26 जनवरी के जो चीफ गेस्ट थे वो थे ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, और भारत आने से इनकार कर दिया। पूरा इंग्लैंड लॉकडाउन में है, इसलिए इन्होंने अपनी भारत की ट्रिप को रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है। तो इस बार जो चीफ गेस्ट के तौर पे गणतंत्र दिवस पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नहीं होंगे। और ब्रिटेन से याद रखिएगा कि यहाँ पे अभी रिसेंटली बेला तूफान आया था और इंडियन एम्बेसडर टू ब्रिटेन है, उनका नाम है गायत्री कुमार। और अभी भारत और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम था इंद्रधनुष। भारतीय सेना ने 12 उच्च प्रदर्शन वाली गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य लद्दाख में पेंगोंग झील जैसी बड़ी झीलों की सुरक्षा और निगरानी करना होगा। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना ने 12 उच्च प्रदर्शनी गश्ती नौकाओं की खरीद का प्रस्ताव दिया है। और ये भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 19 दिसंबर को गोवा ने गोवा लिबरेशन डे मनाया था, और जो फॉर्मर गवर्नर थे गोवा के मृदुला सिन्हा, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। और फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण भी गोवा में होने वाला है, गोवा। तो चलिए, अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? पोंग डैम अभयारण्य जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर गुजरात? आपका तीसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है? चौथा सवाल है, किस शोध निकाय ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया है? इसरो, DRDO, CSIR या फिर IIT बॉम्बे? और आखिरी सवाल है, भारत में किस PSU ने प्रयास नामक एक
नई पहल अपनाई है? NTPC, IOCL, ONGC या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।